नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश्वर गोपालगंज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूं वो सब बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से आने वाले हैं। निश्चित रूप से बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन आने वाला है। कृपया इसे, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं और कहीं भी अगर क्लास नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए। आपका मैं गारंटी देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त होंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज। ऑल हिंदी का क्लास 10 का हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था, महू एक जगह है जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक महू जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। इनको BR अम्बेडकर भी कहा जाता है, BR अम्बेडकर भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, जल्दी से बताएंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी बताए थे कि उनका एक जगह जन्म जहाँ हुआ था, उनका वह जगह का नाम था महू। क्या, महू नाम था। अब महू पड़ता है कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। और ये पूछेगा कि कब जन्म हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऑल हिंदी का ये निचोड़ है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे आप लोग। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्या, बेरोजगारी। यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 20 के दांत पाठ की विद्या है। यानी 20 की दांत जो कहानी है, 20 की दांत क्या है, तो कहानी है। याद रखिएगा आप लोग, कहानी है। और ये कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। और यहाँ पर देखिए नलिन बिलोचन शर्मा। और यहाँ पर ये कहानी जो है क्या, मतलब ये लिखा गया था 20 की दांत कौन सी विद्या है, तो कहानी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बीस की दांत कैसी कहानी है, 20 की दांत कैसी कहानी है, 20 की दांत कैसी कहानी है, तो 20 की दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन सा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल सही है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले। खोखा के
खोखा एक व्यक्ति का, एक पात्र का नाम है इस कहानी में। और खोखा कौन है? तो खोखा सेन साहब का बेटा है। सेन साहब का बेटा, सेन साहब का बेटा है कौन? खोखा। तो खोखा का यानी सेन साहब का बेटा का दांत कौन तोड़ देता है मार के? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर हो जाता है, सेन साहब के घर में एक मजदूर रहता है, एक नौकर रहता है जिसका नाम है गिरधर। क्या? गिरधर नाम है उसका। तो गिरधर का एक बेटा है जिसका नाम है मदन। गिरधर का बेटा है मदन। तो मदन और खोखा में लड़ाई होता है, सेन साहब के बेटे में लड़ाई होता है, जिसकी वजह से जिसमें मदन क्या करता है, खोखा को दांत क्या करता है, तोड़ देता है, मारता है तो दांत टूट जाता है। और कितने दांत टूटता है? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि खोखा के कितने दांत टूट गए थे, तो 2 दांत टूट गया था। याद रखेंगे आप लोग, 2 दांत खोखा का टूट जाता है। खोखा कौन है? तो सेन साहब का बेटा है। उसके बाद से सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? जल्दी से बताएंगे। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार, एक सेन साहब जो हैं कहानी के एक पात्र हैं, और कहानी में सेन साहब जो हैं, सेन साहब का एक लड़का होता है। सेन साहब का एक लड़का है जिसका नाम खोखा रखा गया है। खोखा, ठीक है, या कासू। खोखा या कासू रखा गया है। और सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। कितनी? 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। ठीक है। तो सेन साहब कार भी रखे हैं, कार भी खरीदे हुए हैं। तो कार खरीदे हैं तो अगर कलर पूछेगा, रंग पूछेगा, तो उसको बताइएगा काला रंग का। काला रंग का ये चमचमाते हुए कार खरीदे हुए हैं। और कितने रुपए के खरीदे हैं? तो 7,500 रुपये का। कितने? तो 7,500 रुपये का सेन साहब क्या करते हैं, कार खरीदते हैं। और कार कौन सा रंग का होता है? तो काला रंग का होता है। उसके बाद से सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब का अभी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि सेन साहब कौन हैं। तो सेन साहब कहानी के पात्र हैं। उनका एक बेटा है जिनका नाम है खोखा। तो खोखा को अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो खोखा को अपने बेटे को, यानी सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। कहीं कहीं बिजनेसमैन भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं बिजनेस मैन भी लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे, बिजनेसमैन दिया हो या इंजीनियर दिया हो, दोनों पर टेक आउट कीजिएगा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब का इकलौता पुत्र खोखा है, तो खोखा ही होगा। तो सेन साहब का इकलौता पुत्र जिसका नाम है खोखा, या इसी का दूसरा नाम कासू भी है। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? कासू। काफ़ी बदमाश किस्म का लड़का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं? हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है अमरकांत, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी। तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के जो प्रवर्तक हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी सही होता है। उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को बताना है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो ये कौन है, शर्मा जी कौन है? तो अगर ये पूछेगा कि शर्मा जी क्या कौन है, तो शर्मा जी को बताइएगा आप लोग, ये 20 के दांत जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं, जो लेखक हैं
उन्हीं का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। तो उनका जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म कब हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 18 फरवरी 1916, दूसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 1907 ईस्वी को। तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल 1925 ईस्वी को। चौथा ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। तो इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। और ये एक कहानी लिखते हैं बहुत ही अच्छा, जिसका नाम है विष के दांत। और विष के दांत में ही सेन साहब हैं, और उनका लड़का भी है, गिरधर भी है और मदन भी है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीतते हैं, और उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करते हैं तो अपने ही खिलाफ करते हैं। ये किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति ली गई है वो विष के दांत की पंक्ति है। ठीक है ना, विष के दांत के पंक्ति है। और विष के दांत के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन? अभी हम लोग ऊपर देखे थे तो शर्मा जी ने इनको लिखा है। बहुत ही अच्छा कहानी है और मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो मोटर कार खरीदे थे सेन साहब, और कितने रुपए में खरीदे थे? तो 75 यानी 7,500 रुपये में खरीदे थे। 7,500 रुपये में खरीदे थे। और कौन से रंग का था? तो काला रंग का था। और ये पूछा जा रहा है अब कि कार को कौन क्षति पहुंचा रहा था? बार बार कार को कौन तोड़ रहा था, फोड़ रहा था? तो सेन साहब का एक लौता पुत्र है जिसका नाम है खोखा। सेन साहब का एक लौता पुत्र है जिसका नाम है खोखा। वही क्या करता रहता है? हमेशा कार को तोड़ते रहता है। तो मोटर कार को किसी से खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? तो खोखा से। किससे? खोखा से ही उसको मोटर कार को डर लगता था कि हमको ये क्षति पहुंचाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? का बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन जो है, लिपजिंग विश्वविद्यालय जो है, इसमें एडमिशन हुआ था किसका? तो मैक्स मुलर जी का हुआ था। तो कितने वर्ष, किस विषय से पूछेगा? तो विषय बताइएगा संस्कृत। तो कितने वर्ष की आयु में उनका एडमिशन हो गया था? तो उनका एडमिशन हुआ था 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या? डी बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? यानी हितोपदेश एक रचना का नाम है जो दूसरे भाषा में है, दूसरे हिंदी भाषा में था, लेकिन उसको जर्मनी में कौन ट्रांसलेट कर दिया? जर्मनी में कौन बनाया? तो जर्मनी में बनाया कौन? मैक्स मुलर। कौन? मैक्स मुलर ने दोबारा उसको लिखा, हिंदी से किस में चेंज कर दिए? तो जर्मनी भाषा में चेंज कर दिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश देखिए, पुराने ज़माने में जो भी राजा हुआ करते थे वो कुछ न कुछ अपने राज्य में कुछ न कुछ चलाया करते थे। तो दारिश जो है सोने का सिक्का है। क्या? सोने का सिक्का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोने का सिक्का है। पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है। पारसियों के धर्म का नाम है जरथुस्ट्र। क्या? जरथुस्ट्र नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? मैक्स मुलर जो कि इनका घर था जर्मनी में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है डेसाउ। डेसाउ में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी में पड़ता है। और ये रचना करते हैं, बहुत ही अच्छा रचना करते हैं, भारत में भी आते हैं घूमने के लिए। तो मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो इनको हमारे स्वामी विवेकानंद जी,
स्वामी विवेकानंद जी ने इनको कहा है कि आप वेदांतियों का क्या है, वेदांतियों का वेदांती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क बिल्कुल सही है। भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। जल्दी से बताना है आप लोगों को कि भारत से हम क्या सीखें। एक पाठ का नाम है और इसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर। क्या मैक्स मूलर नाम है, इसके लेखक का नाम पूछेगा तो बताइएगा मैक्स मूलर। इनका जन्म पूछेगा तो डेसाउ जर्मनी में बताइएगा आप लोग, टिक आउट कीजिएगा। जर्मनी डेसाउ में जर्मनी में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है डेसाउ, और उन्होंने एक रचना किया जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो ये कौन सा विद्या है, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है, भाषण है। आप लोगों को बताना है क्या है। तो ये भाषण है। क्या ये भाषण है, यानी कि मैक्स मूलर ने यहाँ आए भारत में और देखे और बहुत कुछ सीख के गए, वहाँ पर जाकर भाषण दिए, तो उसी से एक कहानी यहाँ पर बन गया है, एक पाठ यहाँ पर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है। यहाँ पर किस चीज़ की खान है। भारत में भी बहुत सी विशाल संपत्ति हैं, वह कौन सा संपत्ति है और किस चीज़ के यहाँ पर सबसे अधिक खान है। तो सबसे अधिक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक सुषमा की यहाँ पर खान है। प्राकृतिक सुषमा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य की यहाँ पर बहुत सी बखान है और खान है, असीमित है। ठीक है। सच्चा भारत कहाँ बसता है, सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत हमारे मैक्स मूलर जी कहते हैं कि सच्चा भारत अगर देखना है आपको तो कहाँ जाइए, गाँवों में जाइए। कहाँ, गाँवों में बसता है। सच्चा भारत कहाँ बसता है, गाँवों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैक्स मूलर की कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर अभी हम बताए थे। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। नाखून प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है आप लोग को बताना है। पांचवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पुरुष का। तो प्रेम का नहीं होगा, मानवता का भी नहीं होगा, पुरुष का भी नहीं होगा। क्या, पांचवी वृत्ति का सही है। क्या, पांचवी वृत्ति का सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुरानी साल्वेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। तो पुरानी साल्वेनिक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइस कहते हैं मेरे बहादुर। क्या कहते हैं, माइस कहते हैं। चलिए, पुरानी साल्वेनिक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होगा, किस लेखक की पंक्ति है। आप लोग को बताना है पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होगा, किस लेखक की पंक्ति है। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है अशोक वाजपेयी। तो यह जो पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पंक्ति है। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। कालिदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, स्वामी विवेकानंद। तो यह जो कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं बहादुर, सब ये क्वेश्चन आने वाला ही है आप लोग के एग्ज़ाम में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, अंत तक देख लीजिए। मुझे आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे कि कितना आप इन सभी क्वेश्चन से लड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है वाला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा बहादुर, तीसरा अभिनयो, चौथा मछली। आप लोगों को बताना है जल्दी से क्या होगा।
तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक लेखक करते हैं, एक लेखन का कार्य करते हैं और एक लेख लिखते हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य कौन सी विद्या है? आप लोग को बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो पाठ है वो क्या है? कहानी है कि निबंध है कि ललित निबंध है कि भाषण है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं वह ललित निबंध है। क्या? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक लेखन करते हैं, एक रचना करते हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि के कौन लेखक हैं आप लोगों को बताना है। यतेंद्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत अगे। जल्दी से बताना है आप लोग को कि नागरी लिपि जो है, अगला चैप्टर जो है नागरी लिपि है और नागरी लिपि से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि नागरी लिपि के लेखक का नाम क्या है। तो नागरी लिपि के लेखक का नाम गुणाकर मूले है। क्या? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? यानी कि 14वीं और 15वीं सदी के आसपास विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे वो अपने लेखों की लिपि को क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है नंदी नागरी, दूसरा देवनागरी, तीसरा गुजराती, चौथा ब्राह्मणी। तो उसका नाम जो 14वीं और 15वीं सदी की बात जो चल रही है उस समय विजयनगर के शासक हुआ करते थे तो एक लिपि का प्रयोग करते थे, एक भाषा का प्रयोग करते थे जिसका नाम है नंदी नागरी कहा करते थे। क्या? नंदी नागरी। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर तारकिलेश्वर जैसे शब्द किस लिपि में लिखा गया है? यानी कि 12वीं सदी में जो केरल के जो शासक हुआ करते थे वो सिक्कों पर कुछ लिखवाए थे जिसका नाम था तिरकिलेश्वर। तिरकिलेश्वर लिखा करते थे, सिक्कों पर तिरकिलेश्वर लिखा गया था। वो किस लिपि का प्रयोग करके लिखा गया था? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा गुजराती और चौथा है देवनागरी। तो उन्होंने क्या किया था, किसका प्रयोग करके लिखा था? तो देवनागरी का प्रयोग करके लिखे थे। कब? 12वीं सदी में, यानी कि 1200 ईस्वी के आस पास की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है आप लोग को बताना है। हिंदी, मराठी, नेपाली, नेवारी, उपयुक्त सभी। तो नागरी लिपि में सब भाषा लिखा जाता है। हिंदी भी लिखा जाता है, मराठी भी लिखा जाता है, नेपाली भी लिखा जाता है, नेवारी भी लिखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? आप लोग बताएंगे कि पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी वो नागरी लिपि क्या कहलाती थी? या अथवा में क्वेश्चन है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या का नाम दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है नंदी नागरी, दूसरा कोंकणी, तीसरा ब्राह्मणी और चौथा सिद्धम। तो पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसको नंदी नागरी कहा जाता था। क्या? नंदी नागरी कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? आप लोगों को बताना है। गुणाकर मूले एक निबंध लिखे हैं, वो कौन सा निबंध लिखे हैं आप लोगों को बताना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, अवनियों। जल्दी से आप लोगों को बताना है कौन सा होगा ऑप्शन।
जल्दी से बताइए आप लोग। तो गुणाकर मूले जो निबंध लिखे हैं उसका नाम है नागरी लिपि। क्या? नागरी लिपि उसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगा है? आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगा है, यानी कि हिंदी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं आजकल, तो वो कब से लिखा गया था, कब से उसकी उपयोग करना शुरू कर दिया गया था? तो 8वीं 9वीं सदी से, 7वीं 8वीं सदी से, 6ठी 7वीं सदी से, 5वीं 6ठी सदी से। तो आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? तो 7वीं 8वीं सदी से। क्या? 7वीं 8वीं सदी से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी कि 700 से 800 ईस्वी के आसपास से हम लोग हिंदी लिखना शुरू कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि जो है उसका शुरुआती में कहाँ प्रयोग किया जाता था, वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हम लोग का दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत से, यानी कि साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया से हम लोग को कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं जो दर्शाता है कि नागरी लिपि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या? दिल बहादुर नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिल बहादुर कौन था? तो दिल बहादुर एक नेपाली लड़का है। कहाँ का? नेपाल का रहने वाला लड़का है, जो कि लेखक के घर नौकर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नौकर का कार्य करता है लेखक के घर। और वो अपने घर से क्यों छोड़ के भागता है? तो होता क्या है कि ये भैंस चराने गया होता है जंगलों में, और अपने भैंस को काफ़ी पिटाई कर देता है। और पिटाई करने की वजह से इसको लगता है कि माँ मुझे मारेगी, क्योंकि माँ जो है भैंस से काफ़ी लगाव रखती है, काफ़ी उसे प्रेम करती है। तो इस वजह से यह नेपाली लड़का क्या करता है? अपना घर छोड़कर भाग जाता है। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है एक नौकर है और लेखक के घर रह रहा है, तो लेखक को, यानी कि मालिक हो गए, तो लेखक को क्या कह के संबोधित करता था? मालिक, साहब, बाबूजी, साहब जी। तो जो नेपाली लोग होते हैं वो साहब नहीं बोलते हैं, वो साहब जी बोलते हैं। ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर क्या? डी बिल्कुल सही है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो एक दिन की बात है कि लेखक के घर कुछ मेहमान आए रहते हैं। क्या? लेखक यानी अमरकांत जी के घर कुछ मेहमान आए रहते हैं, और मेहमान जो है क्या करते हैं? बहादुर जो एक नौकर है उनके घर में, उस पर पैसे चोरी करने का आरोप लगा देते हैं। क्या? पैसे चुराने का आरोप लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहादुर को सभी लोग मिलकर पीटते भी हैं, जिसकी वजह से बहादुर उनका घर छोड़कर चला जाता है, यानी लेखक जी के घर छोड़कर वापस चला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ए सही होगा। पैसे चुराने का आरोप इस पर लगाया जाता है। बहादुर कौन था? तो आप लोगों अभी हम बताएं कि बहादुर कौन था। तो बहादुर एक नेपाली लड़का है, और उसकी उम्र कितनी है? 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष का एक लड़का है, जिसका घर है कहाँ? नेपाल में। लेकिन भाग कर आता है माँ के पिटने की वजह से, माँ से पिटाने की वजह से भाग कर दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, जिनका नाम है लेखक यानी अमरकांत जी के यहाँ। ठीक है? लेकिन अमरकांत जी के यहाँ से भी घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि इस पर पैसे चुराने का आरोप लगता है। लड़का लेकिन वैसा पैसा चुराता नहीं है, बाद में लोगों को अनुभव होता है।
बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो बहादुर जो है लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग जाता है? तो लेखक का घर छोड़ के इसलिए भाग जाता है कि चोरी का आरोप लगाने पर, क्या चोरी का आरोप लगाया जाता है बहादुर पर, इसलिए वह घर छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद से बताएंगे आप लोग बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ये तो लेखक के घर भागा था, अब ये यहाँ पर बहादुर अपना घर यानी कि नेपाल से क्यों भाग के आता है? तो घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ की मार के कारण, पिता के कारण। तो मैं बताया था आप लोग को कि माँ जो है बहादुर के घर में एक भैंस है, एक माँ है, एक ये 3 आदमी है उस घर में, यानी कि एक भैंस है, एक माँ है और ये। तो जाता है बहादुर जंगलों में चराने के लिए भैंस को, तो उस समय काफ़ी पिटाई कर देता है। अब माँ जो है भैंस को काफ़ी मानती है, तो इसको बहादुर को लगता है कि माँ मुझे आज मारेगी, इसलिए वह घर छोड़कर भाग जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, माँ की मार के कारण। कहानी है, कहानी कौन है इसमें से? तो कहानी कौन है? तो कहानी इसमें बहादुर है। क्या कहानी क्या है? बहादुर है। क्या बहादुर? ऑप्शन नंबर बी। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर अभी बताए थे कि नेपाल का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा जी का जन्म, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग को जल्दी से बता दीजिए कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1911 को, 10 अक्टूबर 1912 को, और 10 अक्टूबर 1913 को, और 10 अक्टूबर 1914 को। तो रामविलास शर्मा जी जो एक लेखक हैं, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। कब? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मा जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये क्या लिखे थे, वो कौन सी रचना लिखे थे रामविलास शर्मा जी कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? क्या लिखे थे तो इनको पुरस्कार ये दिया गया था? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, और निराला की साहित्य साधना, और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रामविलास शर्मा जी जो हैं एक रचना करते हैं जिसका नाम है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना एक रचना करते हैं, एक लेखन करते हैं जो कि काफ़ी फेमस हुआ, और फेमस होने के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह और किन की विशेष भूमिका होती है? यानी कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह और किन की विशेष भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है संस्कृति की, दूसरा धर्म की, तीसरा अध्यात्म की, चौथा जन समुदाय और जातियों की। तो साहित्य के विकास कहने का मतलब यह है कि साहित्य का विकास और मनुष्यों की तरह और किन की भूमिका होती है? जो अधिक क्या होता है, अधिक योगदान करते हैं साहित्य को बढ़ाने में, तो धर्म की होती है। किसकी? धर्म की। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है मार्क्स के विचारों से है। किससे? मार्क्स के विचारों से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जड़साही डैश में थी, यानी यहाँ पर क्या होगा? तो जड़साही कहाँ थी? तो जड़साही सोवियत। बिरजू महाराज खुद को किसका सरदिग्न मानते थे? तो पिता का सरदिग्न मानते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद से
बाबूजी के साथ बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। यानी कि बिरजू महाराज डांस करने नृत्य के कार्य करते थे, तो नृत्य के कार्य अपने पिताजी के साथ कब आखिरी प्रोग्राम किए, उसके बाद से पिताजी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ पर किए थे, तो मैनपुरी में किए थे। कहाँ, मैनपुरी में किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहावसान हो यानी कि निधन हो गया था। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया था। तो उनका उम्र था 9.5 वर्ष। कितना, 9.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का 9.5 वर्ष यानी कि 9.5 वर्ष के थे, यानी कि 9 वर्ष 6 माह के थे तभी जाके उनके पिताजी का निधन हो गया था। जित जित में निरखत हूँ पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है। जित जित में निरखत हूँ, जित जित में निरखत हूँ ये पाठ है आप लोग का। इस पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, साक्षात्कार है। तो क्या है, साक्षात्कार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और इसमें साक्षात्कार का इंग्लिश होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू लेने वाले कौन है, तो इंटरव्यू लेने वाले का नाम पूछेगा तो लिख दीजिएगा रश्मि वाजपेयी। रेशमी या रश्मि नाम है उसका, रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी एक लड़की है और ये क्या कर रही है, पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू ले रही है। उसके बाद से पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है। नृत्य की किस शैली से है, तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो नृत्य के कार्य करते थे, डांस के कार्य करते थे। तो डांस में भी बहुत से प्रकार होते हैं, तो वो डांस करते थे कौन सा, कथक का, कथक डांस करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। और पूछेगा कहाँ हुआ था, तो जफरीन अस्पताल में, जफरीन अस्पताल में इनका जन्म हो गया था। और ये जफरीन अस्पताल कहाँ है, तो लखनऊ में है। लखनऊ में है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। कितने बजे, समय पूछेगा तो समय पूछेगा तो समय बताइएगा कितने बजे, सुबह कितने, 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे जन्म हुआ था, बसंत पंचमी के एक दिन पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला, तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में इनको दिया गया था। कब, 1965 में भी कुछ जगह 1964 में भी लिखा गया है, तो याद रखेंगे दोनों डेट। उसके बाद से कविता नहीं है, कविता इनमें से कौन नहीं है आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है आबनियो, स्वदेशी, हजार, हमारी नींद, भारत माता। तो ये भी कविता है, ये भी कविता है, ये भी कविता है, यानी ये कविता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है। आंद्रे बेतमता, रेनेसा और पा एलुआर ने अवनियों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की, कितनी कविताओं की रचना किए थे ये अवनियों जगह पर जा कर के। तो इन्होंने टोटल मिला करके कितने, 30 कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं 35 भी लिखा गया है, ठीक है ना।
लेकिन गाइड के अनुसार चलिएगा तो 30 होगा, अगर किताब के अनुसार चलिएगा तो 35 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर या फिर तो गाइड के अनुसार 30 सही है। उसके बाद से फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है, आप लोग को बताना है। तो फ्रांस में प्रत्येक वर्ष रंगमंच लगता है और वहाँ पर बहुत से देश विदेश के वैज्ञानिक लोग आते हैं और कला दिखाते हैं। उस जगह का नाम है आविग्नों। फ्रांस एक देश है और उस देश का, फ्रांस देश का एक शहर है जिसका नाम है आविग्नों, वहाँ पर कला केंद्र होता है। आविग्नों किस देश में है, तो आविग्नों अभी बताए हैं। आविग्नों किस देश में है, तो आविग्नों कहाँ है, फ्रांस में है। कहाँ, फ्रांस में है। और फ्रांस में कहाँ, तो रोन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है, छोटा सा शहर है जिसका नाम है आविग्नों। आविग्नों क्या है, आविग्नों क्या है आप लोगों को बताना है। तो आविग्नों जो है एक दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या, मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यानी कि आविग्नों जो है एक ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो मना कौन किया था, माँ ने। किसने, लेखक को मछली खाने से मना किया था माँ ने, क्योंकि माँ जो है घर में मछली नहीं खाती थी। मछली लेकर कौन भाग गया था, तो मछली लेकर कौन भाग गया था, तो मछली लेकर संतु भाग गया था। क्या, संतु भाग गया था मछली लेकर। वो मछलियों को बचाने, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है लघु में कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो संतु नहीं चाहता था कि मछलियों को मारा जाए, उसे दंडित किया जाए और उसे बनाया जाए। वो जीवित रखना चाहता था मछलियों को, इसीलिए वो लेकर भागा था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो लेखक पिता से क्या मांगना चाहता था, तो लेखक पिता से मछली मांगना चाहता था। क्या, मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो लेखक जो हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। लेखक का नाम क्या है, तो विनोद कुमार शुक्ल इनका लेखक का नाम है। एक लेखन किए हैं जिसका नाम है पाठ का नाम है मछली। क्या, पाठ का नाम है मछली। और मछली में इनके जो लेखक हैं यानी विनोद कुमार शुक्ल, उनके पिताजी बाजार जाते हैं, मछली खरीदते हैं। तो कितने मछलियाँ खरीदे थे वो आप लोग को बताना है। तो वो 3 मछलियाँ खरीदे थे। कितना, 3 मछलियाँ खरीदे थे, जिसमें 2 मछलियाँ घर पर आते आते जीवित थीं, 2 मछलियाँ जीवित थी और एक मछली क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। क्या, एक मछली मर चुकी थी, 2 मछली जीवित थी। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक के घर में संतु भी मछली खाता था, दीदी भी खाती थी, पिताजी भी खाते थे, लेकिन माँ नहीं खाती थी। ठीक है ना, लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा सुटेबल जो होगा वो पिताजी होगा। क्या, पिताजी होगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि लेखक के घर में पिताजी ही मछली खाया ज़्यादा करते थे। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है, तो मछली कहानी जो है जिसका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, यह किस वर्ग के जीवन का यहाँ व्याख्या किए हुए हैं। पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग,
तीसरा निम्न वर्ग और चौथा मजदूर वर्ग। यानी कि जो मछली के लेखक हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, वो मध्य युग के मध्यम वर्ग मिडिल फैमिली का यहाँ पर जीवन का वर्णन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। मछली पाठ के लेखक कौन हैं? तो मछली पाठ के लेखक अभी हम आप लोगों को बताए हैं। मछली पाठ के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कविता नहीं है। कविता इनमें से कौन नहीं है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत हमारी नींद। तो ये भी है और यह भी कविता है, यह भी कविता है, लेकिन ये कविता नहीं है। नौबत खाने में इबादत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। आप लोग बताना ये वाली क्वेश्चन। नौबत खाने में इबादत ये पाठ है और कि इस पाठ के केंद्र में कौन है? तो इस पाठ में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां का वर्णन किया गया है। क्या? बिस्मिल्लाह खां का वर्णन किया गया है। और आप लोगों को बता दें कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने का कार्य करते थे। तो सुशिरवाहों में वाह शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो शहनाई को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो शहनाई को प्राप्त है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो ये आधा यानी कि 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके आगे। आगे बताएंगे आप लोग सभी लोग, क्योंकि ये वीडियो जो है टोटल हिंदी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनने वाला। जल्दी जल्दी अब हम लोग पढ़ेंगे। आप बताएंगे बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध था किससे? शहनाई से। किससे? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने का कार्य करते थे। इसके साथ में और से भी बहुत से चीज़ें बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का क्या नाम था? आप बताएंगे जल्दी से। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है सादिक हुसैन, दूसरा अली बख्श खां, तीसरा सलार खां, चौथा पैगंबर बख्श खां। तो इनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श खां। क्या? पैगंबर बख्श खां इनका पिताजी का नाम था बिस्मिल्लाह खां जी का। पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? तो पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? तो इनको मिला 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में इनको एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया था। शहनाई अच्छे बजाया करते थे, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया 1961 ईस्वी में। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किस पाठ की पंक्ति है? आप बताएंगे मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किस पाठ की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है किसका? शिक्षा और संस्कृति का। क्या? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी इसके लेखक हैं और इन्होंने ही इस पाठ में विद्यार्थी को कैसे पढ़ना चाहिए इत्यादि के बारे में बताए हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ए बिल्कुल सही है। उसके बाद से गांधी जी की दृष्टि में उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो गांधी जी हम लोग को पता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो नहीं चाहते थे कि मारकाट हो, खून या रक्त की परवाह ऐसे हो, कुछ हिंसक प्रवृत्ति हो। तो गांधी जी की दृष्टि में उद्दत और बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध। क्या?
अहिंसक प्रतिरोध जो करते थे, जो लोग मार काट में विश्वास नहीं करते थे, वैसे उनके दृष्टि में ये अच्छा शिक्षा मानते थे। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हस्त कौशल शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो जो यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा कहने का मतलब है हृदय की शिक्षा, यानी कि जो मन लगाकर सीखा गया हो शिक्षा, जो पाया गया हो शिक्षा, उसी शिक्षा को कहते हैं हृदय की शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है कर्मकांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, चारों धाम यात्रा बिना, गुरु ज्ञान के बिना। तो गुरु ज्ञान के बिना कोई काम संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और विष के समान हो जाती है? ठीक है ना, आपको बताना है गुरु नानक जी के अनुसार, ठीक है ना। गुरु नानक जी के अनुसार वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है? तो निर्गुण ब्रह्म के बिना, सद्गुण ब्रह्म के बिना, नाम कीर्तन के बिना, गुरु के बिना। तो गुरु के बिना जो वाणी है, जो बोली है, वो विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या गलती हो रहा है क्या? यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, कीर्तन के बिना। क्या? कीर्तन के बिना यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन होगा गुरु नानक जी के अनुसार किसके बिना वाणी विष के समान हो जाती है? तो नाम कीर्तन के बिना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? बहुत ही अच्छा से ये लाइन लिखा गया है कि राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, रसखान और प्रेम घन। तो ये जो रचना है गुरु नानक जी की लिखी हुई है। किसकी? गुरु नानक जी की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर क्या? ए बिल्कुल सही होता है। हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि किसे कहे जाते हैं? आदि मतलब पुराना कवि किसे कहे जाते हैं? तो चंद्रवरदय, अमीर खुसरो, बिहारी लाला और सरहपाद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिहारी लाल होना चाहिए। तो हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं किसे? सरहपाद को, यानी कि ये कवि का नाम है जो काफ़ी फेमस हुआ करते हैं। सरहपाद की कृति है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। सरहपाद की कवि हैं, कृति है, कौन सी कृति है? दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम और मेघदूतम। जल्दी से आप लोग बताएंगे तो क्या होगा? तो सरहपाद जो लेखक हैं वो लिखे हुए हैं क्या? दोहा कोश। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दोहा कोश ये लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रसखान किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवि थे। क्या? रीति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रसखान मुगल बादशाह के समकालीन थे। किस मुगल, यहाँ पर छूट गया क्वेश्चन, रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो रसखान जिस समय ये कवि हुआ करते थे, उस समय भारत का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था, उस समय कौन राजा था? जहांगीर राजा हुआ करता था। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? आप लोगों को बताना है। सूरदास, कृष्णदास, रामानंद, स्वामी विठलनाथ
तो इनको जो दीक्षा दिए थे उनका गुरु का नाम है, यानी रसखान के गुरु का नाम है स्वामी विठलनाथ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, ये तो हो गया था क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका मालिन कहा है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन बताया गया है। माली और मालिन बताया है शिव पार्वती को, पृथ्वीराज संयोगिता को, राधा कृष्ण को। तो यानी कि जो रसखान जी हैं वो राधा कृष्ण को कहते हैं कि जो प्रेम वाटिका है उस प्रेम वाटिका के मालिन जो है और माली और मालिन जो है राधा और कृष्ण हैं। अति सुधो सने को मार्ग है जहाँ नेक समायन वाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है। आप लोग को बताना है यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा प्रेम घन, तीसरा रसखान, चौथा घनानंद। तो आप लोग को बताना है यह किस कवि की लिखी हुई पंक्ति है। तो यह पंक्ति लिखी हुई है किसकी, यह पंक्ति लिखी हुई है घनानंद जी की। किसकी, घनानंद जी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कवि प्रेम को अति सुधो कहता है क्योंकि, आप लोगों को बताना है कवि जो हैं प्रेम घन वो प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। अति सुधो मतलब कि अति सरल है, क्योंकि यह तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यह सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त यहाँ पर बिल्कुल सभी हो जाएगा, क्योंकि सब यहाँ पर प्रेम मार्ग में सब चीज़ें सत्य है। तो ये भी क्या होगा, ये भी और ये भी क्या होगा, सत्य, यानी उपयुक्त सभी होगा। घनानंद किस काल के कवि थे। तो घनानंद किस काल के कवि थे। तो घनानंद रीति काल के कवि थे। कौन से काल के, रीति काल के कवि थे। घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यह रीति मुक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। रीति मुक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो घनानंद अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा। तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। क्या, ब्रज भाषा के कवि हैं। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग को बताना है। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेम घन जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन बनारस, दूसरा डुमराव, तीसरा लखनऊ, चौथा मिर्ज़ापुर। कहाँ हुआ था। तो इनका यूपी में एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। क्या, मिर्ज़ापुर। यानी कि प्रेम घन जी का जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर में। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। आप लोग को बताना है स्वदेशी जो शीर्षक पाठ है वो दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रेम घन सर्वस्व, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और जीर्ण जनपद। आपको बताना है तो स्वदेशी शीर्षक पाठ जो है कहाँ से लिया गया है। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ लिया गया है प्रेम घन सर्वस्व से। कहाँ से, प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन ने आदर्श पुरुष कौन थे। प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे। तो प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे। तो आप लोग को बताना है जल्दी से क्या होगा। तो प्रेम घन के आदर्श पुरुष भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन, भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी जैसी हो गई है। तो कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी जैसी हो गई है। तो विदेशी विद्या। क्या, विदेशी विद्या पढ़कर कहते हैं कि विदेशी
विद्या पढ़कर लोगों का जो सोच है, व्यवहार है, पहनावा है, विदेशी जैसा हो गया है। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ग्राम्य, चितंबरा, पल्लव और वीणा। तो इनकी जो रचना है चितंबरा काफ़ी फेमस है और ये फेमस होने के कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? आप लोगों को बताना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ था? जल्दी से बताना है आप लोग को। तो जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी। तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सदियों की ठंडी बुझी हुई राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है। यह पंक्ति किसकी है? किसकी लिखी हुई है? जल्दी से आप लोग को बताना है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इखला उठी। जल्दी से बताना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? आप लोग को बताना है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन, सुमित्रानंदन पंत। आप लोग को बताना है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं? दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं? तो आप लोगों को बताना है। तो दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? आप लोग को बताना है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था जापान के एक शहर था हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है ना। यहाँ देश का नाम दिया हुआ तो जापान बिल्कुल सही है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया? दिनकर ने, सुमित्रानंदन पंत ने, निराला जी ने, अज्ञे जी ने। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञे जी ने दिया। किसने? अज्ञे जी ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी ने दिया था। अज्ञे किसका उपनाम है? अज्ञे का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। अज्ञे किसका उपनाम है या अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किससे दी गई है? या हिरोशिमा पाठ में हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? या हिरोशिमा पाठ में नगर की चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? आग का गोला, अणु बम को, हाइड्रोजन बम को, रडार को। तो आप लोग को पता होगा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था यानी अणु बम गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी बिल्कुल सही होगा। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? आप लोग को बताना है। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क्या? डी बिल्कुल सही है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है?
तो हिरोशिमा है। कौन? हिरोशिमा है। इस हिरोशिमा कविता में यह बताया गया है कि यह दुर्दशा किस तरह से होती है जापान वाले को जब बम गिराया जाता है, परमाणु बम गिराया जाता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? एक वृक्ष की हत्या एक कविता है और इस कविता में कवि जो है मनुष्य को क्या होने से बचाना चाहता है? नाला होने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। तो मनुष्य को जंगली होने से, क्या? जंगली होने से बचाने की कोशिश करता है। कौन? कवि, ठीक है ना। और कविता का क्या नाम है? तो एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण ने किस संकलन से ली गई है? कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? ये जो कविता है एक वृक्ष की हत्या, वो कुंवर नारायण एक काफ़ी जाने माने लेखक है, इनकी कौन सी संकलन से ली गई है? इन दिनों, आत्मजयी, हम तुम, आमने सामने। तो यह जो एक वृक्ष की हत्या जो है ली गई है, ये इन दिनों से, क्या? इन दिनों से बनाया गया है। यह एक रचना है। इस रचना में से एक कविता बनाया गया जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है? वीरेंद्र डंगवाल, कुंवर नारायण, अनामिका, जीवनानंद दास। तो दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार के पद पर कौन काम किया था? तो वीरेंद्र डंगवाल। कौन? वीरेंद्र डंगवाल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? कवि के अनुसार, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? मंदिरों में, नदियों के किनारे, बाजार में, गरीबों की बस्तियों में। तो गरीबों की बस्तियों में काफ़ी धमाके से देवी जागरण का प्रोग्राम रखा गया था, जिससे कवि को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, उसी के बारे में ये लिखे थे। वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। किनको? तो वीरेंद्र डंगवाल को किसके लिए? तो पुतली में संसार, दुष्चक में सृष्टा, दुनिया रोज बनती है इसी दुनिया में। तो दुष्ट चक्र में सृष्टि होगा यहाँ पर। तो दुख चक्र में सृष्टि जो है एक काव्य की रचना की है और इसकी वजह से इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, जिनका नाम था वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता के अनुसार नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है। किसका? आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम अक्षर क्या है सृष्टि विकास का? वो भी कौन से कवि के अनुसार? तो अनामिका कवि के अनुसार। तो सफल की खुशी, विफलता के आंसू, मुक्ति की खोज, सुख की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विफलता के आंसू। यानी कि छोटा बच्चा जब क ख ग बोलते जाता है तो अंग पर जाकर टिक जाता है, वही का यह बात लिखा गया है। कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? आप लोग को बताना है। एक कवयित्री हैं जिनका नाम है अनामिका, उनका जो एक रचना की है जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक हैं अनामिका। उनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1961 को, 16 अगस्त 1961 को, 17 अगस्त 1961 को, 18 अगस्त 1961 को। तो इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1961 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। खालिस बेचैनी किसकी है? खालिस बेचैनी किसकी है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या है? खरगोश, बंदर, गिलहरी, कबूतर। तो खरगोश की। क्या? खरगोश की। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? आप लोग को बताना है। कवि जीवनानंद दास का
जन्म कब हुआ था? 1879 में, 1894 में, 1899 में, 1907 में। तो जीवनानंद दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। इनमें कौन सी रचना जीवनानंद दास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जीवनानंद दास की नहीं है? आप लोगों को बताना है। गीतांजलि, वेला अवेला, कालबेला, रूपसी बंगला, वनलता सेन। तो गीतांजलि इनकी रचना नहीं है। क्या गीतांजलि रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या? ये बिल्कुल सही है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आप लोग को बताना है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। तो जो इस कविता में बताया गया है लौट कर आऊँगा फिर कविता में, तो उस पर कपास के पेड़ पर उल्लू बैठा होता है, वहीं पर वो बोलता है। तो इसी के बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया था। गंध कहाँ होगी? गंध जहाँ होगी ही, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? आप लोग को बताना है। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? पहला ऑप्शन है बीरेंद्र रंगवाल, जीवनानंद दास, अनामिका और कुंवर नारायण। तो यह पंक्ति जो है किसकी है? तो जीवनानंद दास की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मेरे बिना तुम प्रभु कवि कौन है? ये विदेशी राइटर है जिनका नाम था रेनर मारिया रिल्के। एक विदेशी व्यक्ति आते हैं और भारत में घूमते हैं और घूमकर काफ़ी प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से एक कविता लिखते हैं जिस कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 4 दिसंबर 1875 को, 4 दिसंबर 1876 को, 4 दिसंबर 1877 को, 4 दिसंबर 1878 को। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है ना। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। और जर्मनी के एक और कवि थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। क्या? मैक्स मूलर। याद रखेंगे आप लोग। यानी जर्मनी के दो वैज्ञानिक, दो कवि, एक का नाम था मैक्स मूलर और दूसरे का नाम रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है कौन सी? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कौन सी है? गीतात्मक, भावनात्मक, प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक। आप लोगों को बताना है। तो यहाँ गद्यात्मक होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा? गद्यात्मक होना चाहिए। क्या? गद्यात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ऐसे नहीं दिया है तो गीतात्मक हम लोग मारेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाव की है? श्रृंगार, वीर, भक्ति, अद्भुत। आप बताएंगे जल्दी से। श्रृंगार, वीर, भक्ति और अद्भुत। तो मेरे बिना तुम प्रभु में रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि मैं अगर नहीं रहूँगा तो भगवान आपका क्या होगा? यानी कि यह अद्भुत नहीं, भक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भक्ति। क्या? यानी भक्ति बताया गया है कि एक मानव और ईश्वर के बीच में क्या भक्ति होती है, यहाँ पर ये बताया गया है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि किसके वंशज हैं? मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि किसके वंशज हैं? स्वयं का, प्रभु का, मानव जाति का, देवलोक का। तो रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि हम प्रभु का वंशज हैं। किसके? ईश्वर का वंशज हैं।
मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? जल्दी से बताएंगे, क्योंकि मेरे बिना तुम प्रभु जो ये कविता है रेनर मारिया रिल्के लिखे हैं। और रिल्के जी कौन सी भाषा में लिखे थे? तो जर्मनी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में लिखे थे। तो इसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किया गया। तो उस व्यक्ति का नाम है, ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति का नाम है धर्मवीर भारती। क्या? धर्मवीर भारती। दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुवादित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुवादित है? हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, भोजपुरी। तो किस भाषा में दही वाली मंगमा किस भाषा में है? तो दही वाली मंगमा कन्नड़ में है। क्या? कन्नड़ में है। रंगपा किस किस्म का आदमी था? रंगपा किस किस्म का आदमी था? तो उपयुक्त, लंपट, जुआरी, बदमाश, उपयुक्त, सभी। तो क्या? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगपा था। कौन? रंगपा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दही वाली मंगमा कहानी का अनुवादक कौन है? यानी कि दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, तो उसको ट्रांसलेट कौन किया? तो बी.आर. नारायण ने किया। किसने? बी.आर. नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो ली गई है दही वाली मंगमा से ली गई है। कहाँ से? दही वाली मंगमा से ली गई है। दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के लेखक का नाम श्रीनिवास है। क्या? श्रीनिवास है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? या लक्ष्मी का पति कौन कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ? कलकत्ता में नौकरी करता था। इसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? तो राजेंद्र प्रसाद संपादक थे। क्या थे? संपादक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाते विश्वास के प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। कौन थी? लक्ष्मी। ढाते विश्वास कहानी है कहाँ की कहानी है? तो उड़ीसा की कहानी है। कहाँ की? उड़ीसा की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम था अच्युत। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह कथन किस पाठ की है? तो यह कथन जो है विपत्ति अकेले नहीं आती है, कभी भी बहुत से विपत्ति एक साथ आते हैं। तो यह कहानी जो है ढाते विश्वास की है। क्या? ढाते विश्वास की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी में बताया गया है? तो बाढ़ की समस्या जो है ढाते विश्वास कहानी में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की जो माँ थी अस्पताल को क्या कहती थी? तो अस्पताल को कारागार कहती थी कि जेल है। माँ किस भाषा में अनुवादित कहानी है? माँ जो कहानी जो है किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती, मगही, भोजपुरी, हिंदी। तो गुजराती भाषा में लिखा गया है माँ कहानी। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। माँ कहानी के रचयिता कौन है? माँ कहानी के लिखने वाले कौन हैं? सूरदास, प्रेमचंद्र, तस्लीमा, ईश्वर पटेलीकर। ईश्वर पटेलीकर जो हैं इसके लेखक हैं। किसके? माँ के। माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पटेलीकर। मंगू जन्म से ही पागल थे। मंगू जन्म से
क्या थी, यहाँ डैश भरना है आप लोग को। तो मंगू जन्म से क्या थी, तो पागल थी। क्या थी, पागल थी। माँ की कितनी संतानें थी, माँ की कितनी संतानें थी, माँ की कितनी संतानें, तो माँ की 4 संतानें थी। क्या, माँ की 4 संतानें थी, याद रखेंगे आप लोग। पापती डैश कहानी की पात्र है, पापती किस कहानी की पात्र है, तो पापती जो है धरती कब तक घूमेगी, नहीं धरती नहीं, नगर, पापती जो है किस कहानी की पात्र है, तो नगर कहानी के पात्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वली अमाल किस गांव से आए थे, वली अमाल किस गांव से आए थे, वली अमाल पापती की माँ की नाम थी, माँ का नाम था। तो वली अमाल किस गांव से आई थी, तो उसके गांव का नाम था मिनाडी पट्टी। क्या नाम था, मुनाडी पट्टी गांव का नाम था, जहां पर रहती थी वली अमाल, और वह उसकी बेटी जो जन्म से ही पागल थी। नगर शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, नगर शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र पापती है। कौन, पापती है। कौन, पापती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पापती की उम्र क्या थी, पापती का उम्र क्या है, आप लोग को बताना है। तो पापती का उम्र यहाँ 12 वर्ष था। कितना, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, श्रीनिवास सातकोड़ी होता, सुजाता ईश्वर पटेलीकर, यानी कि सुजाता इनका, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता जी का पूरा नाम है। सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। कितने, 3 लड़के थे। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या, कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की रचनाकार कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, तो उनके रचनाकार कौन है, तो सावर दहिया। कौन, सावर दहिया इसके लेखक का नाम है, याद रखेंगे आप लोग। सावर दहिया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो सावर दहिया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार कवि हैं, तो राजस्थानी। क्या, राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। कैसा लगा वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं या जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास से शेयर कर दीजिए। और इसी तरह से मैं रोज़ प्रतिदिन वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट और प्यार करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।